हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, गिरते हुए मार्केट में पैसा जरूर लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड की एसआईपी को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी एसआईपी आपका कॉस्ट को एवरेज आउट करता है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, 15 साल 10 साल के लिए निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स को रोकना नहीं चाहिए। ये सारी बातें सही है। हर कोई आपको हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वेबसाइट्स हो, चाहे यूट्यूब पर हो, इवन मैंने भी, हर कोई आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए सलाह देगा कि ये समय सही है, निवेश कीजिए। लेकिन मुझे निकलना कब है, मुझे अपनी एसआईपी को रोकना कब है, मुझे विड्रॉ कब करना है अपने म्यूचुअल फंड निवेश से। अब आप बोलोगे सर, जब हमारा फाइनेंशियल गोल पूरा हो जाएगा या जब मुझे पैसे की जरूरत होगी तब निकालूंगा। तो ठीक है, मैं अब आप लोगों के सामने एक डेटा रखता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों, मैंने एक एसआईपी करी 2005 में। 2005 में मैंने एक एसआईपी करी 5,000 रुपये महीने की निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 क्योंकि मार्केट का बेंचमार्क है, जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, लार्ज कैप स्कीम्स है, उनका बेंचमार्क है। निफ्टी 50 आपकी टॉप 50 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। तो मैंने उसमें 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करी। मैं हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंपेयर नहीं कर सकता, इसलिए उसका एक बेंचमार्क को कंपेयर कर रहा हूं। तो मैंने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी करी, 1 जनवरी 2005 से स्टार्ट करी और 28 मई 2020 तक उस एसआईपी को कंटिन्यू रखा, रोका नहीं। चाहे 2008 में मार्केट 58% गिरा, चाहे 2015 में गिरा, 2017 में 16 में गिरा, 2018 में गिरा और इवन अभी भी गिरा, लेकिन हर सिनेरियो में मैंने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा। यानी जैसा मुझे बताया गया, लॉन्ग टर्म में एसआईपी कीजिए, एसआईपी को रोकिए मत। एसआईपी गिरते हुए मार्केट में लगानी चाहिए क्योंकि आपकी कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है। मैंने हर सिनेरियो में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा। लेकिन अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो मेरी जेब से पूरा मिला के जो पैसा गया वो गया लगभग 9,25,000 रुपए। अब इस 9,25,000 रुपए की वैल्यू आज की डेट में, अब जो वैल्यू निकलती है वो निकल के आती है 18,32,000। हालांकि आपका पैसा 9,25,000 लगाया, 18,32,000 गुड थिंग, और 18 लाख रिटर्न्स अच्छे हैं। बट अगर आप इसको कंपेयर करो, अब कि अगर ये आप कंपेयर करो कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी एक्सआईआरआर रिटर्न्स कितने निकले इस निवेश पे, इस इन्वेस्टमेंट्स में, तो दैट वुड बी, ये 15 इयर्स का टेन्योर है, इस 15 साल में आपने सिर्फ 7.49% रिटर्न्स जनरेट करे। अगर अब मैं बात करूं कि भाई मैं 2007 में निवेश करता, 2007 में, 2005 रहनी थी, 2007 से लेकर अभी तक करता, तो लगभग 13 साल, तो कितने रिटर्न्स निकल के आते हैं आपके? लगभग 6.4796%। अगर मैं इसी एसआईपी को अब 2010 में स्टार्ट करता और इस एसआईपी को 10 साल का समय देता, कंटिन्यू करता 10 साल का समय, 10 साल का भी समय काफी लॉन्ग टेन्योर है, तो मेरी एसआईपी का रिटर्न होता 5.4342%। तो दोस्तों, इट्स अ वेरी लॉन्ग टेन्योर, फिर भी इवन आई एम नॉट अर्निंग बेटर रिटर्न्स। मैं इसको बेटर रिटर्न्स नहीं बोलूंगा बिकॉज 7-7.5% रिटर्न तो आप एफडी में भी अर्न कर लेते हो, इवन सुकन्या समृद्धि योजना में भी इससे ज्यादा अर्न करते हो आप, या आप पीपीएफ में, या आप, और इवन वहां पे पैसा भी सेफ है, और इवन मुझे कोई टेंशन भी नहीं है कि यार इक्विटी मार्केट कब गिर रहा है, कब बढ़ रहा है। वहां पे मैं गारंटीड रिटर्न्स अर्न कर रहा हूं। लेकिन मैं यहाँ 15 साल दे रहा हूँ इक्विटी फंड्स में, लेकिन फिर भी मैं 7-7.5 या 8% रिटर्न कमा रहा हूँ। ये मैं टैक्स एडजस्ट करने के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि आप इक्विटी फंड्स में जो भी पैसा निवेश करते हो, अगर उसको 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स देना होगा। अगर आपका अमाउंट 1 लाख से ऊपर है, उस 1 लाख से ऊपर वाले पे 10% टैक्स देना होगा। तो वो एडजस्ट करने के बाद बता रहा हूं। तो द मेन पॉइंट ये है कि यार हर कोई तो हमें ये बताएगा कि निवेश कब करना है, गिरते हुए मार्केट में निवेश करना है, मार्केट बढ़ रहा है तो निवेश करना है, लेकिन ये कौन बताएगा कि हमें निकलना कब है। और यकीन मानिए दोस्तों, जितना निवेश करना जरूरी है ना, एग्जिट करना उससे ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में एक्सेल पे समझाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों, जितना ज्यादा जरूरी है कि आप निवेश करिए, लॉन्ग टर्म में निवेश कीजिए, 15 साल 20 साल का समय दीजिए इक्विटी में, सारी बातें सच है। लेकिन एग्जिट करना या अपने पैसे को निकालना, विड्रॉ करना भी, या प्रॉफिट बुक करना भी, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे एसआईपी हो, या अपनी एसआईपी को रोकना उतना ही जरूरी है जितना निवेश करना। तो अब आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक्सेल पे समझने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे ये कैसे जानूंगा कि भाई मुझे एग्जिट कब करना है। कोई एक ऐसा पैरामीटर, कोई एक ऐसा वैल्यूएशन
जो मुझे ये समझा सके कि भाई मुझे एग्जिट कब करना है। तो पहले मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ आगे एक्सेल में बढ़ने से पहले। कभी भी अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि भाई मुझे एग्जिट कब करना है, तो आप हमेशा निफ्टी पीई को ट्रैक कीजिए। मैं टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा कि निफ्टी पीई क्या होता है, काफ़ी सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है गूगल पर और काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। फिर भी जिनको नहीं मालूम, पीई बेसिकली आपका होता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशो कितनी है। निफ्टी इसे एक सिंपल से भाषा में समझे तो वैल्यूएशन कितने पर ट्रेड हो रहा है आपका, निफ्टी आपका वैल्यूएशन कितना है। तो ये इट इज ऑब्जर्व्ड, हिस्टोरिकली ऑब्जर्व किया गया है लास्ट 20-25 साल से, अगर से ऑब्जर्व करें कि जब भी निफ्टी पीई आपका 24 निफ्टी जो पीई है, जो उसका रेशो है, वो अगर 24 को क्रॉस करता है, उस समय आप निकल जाइए। चाहे आपके एसआईपी हो, चाहे आपके म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे लमसम पैसा लगा रहे, उस समय आपको अपने निकलना है। लेकिन जैसे ही निफ्टी पीई टूटता है, यानी मार्केट का वैल्यूएशन कम होता है 15, 16, 17, 18, तो आपको निवेश स्टार्ट करना है। 2008 में निफ्टी पीई रेशो जब मार्केट गिर गया था पूरा, उस समय निफ्टी प्राइस टू अर्निंग रेशो वॉज 15%, लगभग 15 का रेशो था। तो वो सही समय था। और अभी अगर जैसे इस कोरोना वायरस के बाद अगर मार्केट जैसे टूटा है, तो मैं आपको बताऊं जनवरी फरवरी में इट वॉज 29, यानी मार्केट का वैल्यूएशन काफी ज्यादा था। ये इस तरीके से है कि बैलूनिंग इफेक्ट है, मतलब एक बैलून फुलाते हो आप। अब बैलून में हवा भरते रहते हो, लेकिन एक टाइम आता है कि बैलून फूट जाता है। सेम इसी तरह से निफ्टी भी है या आपका इन्वेस्टमेंट्स भी है। तो अब आगे इसे एक्सेल पे समझते हैं कि आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि कब मुझे निकलना है। और अगर आप ये एग्जिट स्ट्रैटेजी अपने निवेश में, अपनी फाइनेंशियल जर्नी में इसको अपनाते हो, तो आप कैसे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो में एक्सेल में बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक्सेल पर समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि मैंने 2005 में एसआईपी करी, 3 जनवरी 2005 में। उस एसआईपी को कंटिन्यू रखा 2020 तक, 28 मई 2020 तक मैंने एडजस्ट करके रखा। तो मेरी रिटर्न्स 15 साल में जो रिटर्न्स निकल के आए वो 7.495 टैक्स एडजस्ट करने के बाद। अगर मैं उसी एसआईपी को 17 साल के लिए निवेश करता तो 6.4796, उसी एसआईपी को मैं 10 साल के लिए करता तो 5.43%, यानी काफ़ी कंपेरेटिवली काफ़ी कम रिटर्न जनरेट करता। हालांकि ये लॉन्ग टर्म पीरियड है, 15 साल, 13 साल, 10 साल, काफ़ी एक लॉन्ग टेन्योर है। और मैंने अपनी एसआईपी को एवरेजिंग भी करी, हर समय निवेश करा। अब हम बात करते हैं कि आपने अगर प्रॉफिट बुकिंग की होती, टाइमली पीरियडिकली अपने एसआईपी को रोका भी होता, पैसा भी निकाला होता, और ये आप कैसे ट्रैक करोगे। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी पीई की रेशो को आप ट्रैक कर सकते हो देखने के लिए कि जब भी आपको अपनी एसआईपी को रोकना कब है, एग्जिट कब करना है अपने म्यूचुअल फंड से, पैसा कब निकालना है, उसके लिए आप ट्रैक कर सकते हो निफ्टी 50 की पीई को। पीई बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी हम इसको एक सीधी सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं वैल्यूशंस। तो देखेंगे यहाँ पे एक चार्ट है, और इस चार्ट में समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आपका निफ्टी 50 23 या 24 की रेंज को क्रॉस करता है, उसके बाद टूटता ज़रूर है, और यहाँ पे कस्टमर्स लॉस लेते हैं बेसिकली। चाहे आप एसआईपी कर रहे हो, चाहे आप लमसम पैसा लगा रहे हो, तो आपको हमेशा जब भी निफ्टी 50 का जो पीई रेशो है वो जब भी 23 को क्रॉस करता है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हो, चाहे आपने इक्विटी में लगाया हो, निकल जाइए। अपने निवेश को रोक दीजिए, एसआईपी को रोक दीजिए, चाहे पैसे को उठा के एफडी में कीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको अभी रिटर्न्स में दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको अभी पीछे एग्जाम्पल लिया था 2005 में, जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया था, उसी एसआईपी को कंटिन्यू करता, उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और उस प्लान में अगर आप ऐसा करते, पीई को ट्रैक करते और एग्जिट भी करते, तो कितना रिटर्न जनरेट करते वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2005 में एसआईपी करी होती, और इस समय मैंने इस एसआईपी को 3 दिसंबर 2007 को अपनी एसआईपी को रोक दिया, और जितना भी पैसा है उस पैसे को मैंने विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। तो लगभग इस समय जो मेरी निफ्टी 50 पी का पी था वो था 27.62, जिस समय मैंने पैसे को निकाला, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा थे तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और निकल गया। तो यहाँ पे मैंने 3,53,418 रुपीज़ लेके, क्योंकि बैलून काफ़ी बढ़ गया था, मैंने बैलून फटने से पहले निकाल लिया। फिर मैंने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू नहीं रखा। फिर मैंने 1 अक्टूबर 2008 को दोबारा निवेश करा, क्योंकि इस समय निफ्टी 50 का जो पीई था दैट वाज 11 और 12 के आसपास था। 2008 में जैसे ही मंदी आई थी ना,
मंदी में आने के बाद मार्केट टूटा और वैल्यूएशन सही हो गए, तो मैंने अपनी एसआईपी को दोबारा स्टार्ट करा। फिर मैंने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे 1 अक्टूबर 2010 में फिर आपका जो निफ्टी 50 पी था वो था 25.0 थी, मैंने अपने पैसा विड्रॉ कर लिया। जैसे ही निफ्टी 50 का जो पी है वो 24 को क्रॉस करे या 23 को क्रॉस करे उस समय निकल जाइए, मैंने वही करा। मैंने अपनी एसआईपी को रोक दिया और जितना भी पैसा था वो निकाल लिया। तो यहाँ पे मेरा निकला 1,81,960। उसके बाद मैंने फिर कुछ समय के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 या वैल्यूएशन सही नहीं थे, मार्केट गिर रहा था, और मैंने अपनी एसआईपी को नहीं करा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे 1 अगस्त 2011 में निफ्टी 50 फिर दोबारा 17 की रेंज पर था, तो मैंने अपनी एसआईपी को दोबारा स्टार्ट करा इसी फंड की। मैंने अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा। देन उसके बाद देखेंगे आप 2015 में फिर निफ्टी 50 जो पीई था वो 24 था। तो जैसे ही 23 को क्रॉस करा, मैंने ये प्लान बनाया कि भाई निकलना है। मैंने फिर निकल गया और अपने एसआईपी को रोक दिया, अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को विड्रॉ कर लिया, यानी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। जितना भी पैसा मैंने लगाया प्रॉफिट बुक करा और निकल लिया। प्रॉफिट बुक निकलने के बाद फिर मैंने कुछ समय के लिए, क्योंकि मार्केट टूटता रहा 8 महीने 9 महीने, मैंने नहीं लगाया। इस समय चाहे मैं अपने पैसे को एफडी में रखूं, लेकिन इस समय इक्विटी में नहीं रखूँगा, क्योंकि इक्विटी के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। मैंने पैसे को विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। देखो इस होता क्या है, उल्टा होता है। इस समय इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, लेकिन मैंने इस समय अपने पैसे को विड्रॉ करा है, क्योंकि इस समय वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। आप ध्यान रखिए, इस समय मैंने पैसे को विड्रॉ कर लिया और इसके बाद ये मार्केट टूटा। इस समय लोग क्या करते हैं, अपने एसआईपी को बढ़ाते हैं। लोगों को लगता है कि मार्केट और बढ़ेगा और बढ़ेगा, लेकिन इस समय मैंने प्रॉफिट बुक करा है। और यहाँ पे जब ये मार्केट टूटा उसके बाद मैंने निवेश करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही निफ्टी 50 पीई, लेकिन जिस समय मार्केट में लोग कोई पैसा नहीं लगाता, लेकिन निफ्टी 50 पीई काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा था। 2016 में फिर दोबारा ट्रेड होता 16-17 की रेंज पर, 16-17 रेंज पर। मैंने फिर दोबारा अपने एसआईपी को स्टार्ट कर दिया। स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हुए मैंने 1 अप्रैल 2019, इस समय निफ्टी 50 आपका ट्रेड हो रहा था 29, यानी बैलून इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो कभी भी फट सकता था, जो कि हुआ, जो कि आप लोगों के सामने है कि 2 मई 2019 के बाद 1 साल के बाद लगभग अंदाजन फंड गिरते रहे, म्यूचुअल फंड्स गिरते रहे, इक्विटी गिरता रहा, और इस समय मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा, निकल लिया। तो आपको भी यही करना है कि जब भी बैलून में ज़्यादा हवा बढ़ जाए, आपको अपने फंड्स को बेच देना है, निकल जाना है, एसआईपी को बंद कर देना है, एसआईपी से निकल जाना है, एसआईपी को कंटिन्यू नहीं रखना है। और इसी सिनेरियोस के बेसिस पर अगर आप कैलकुलेट करो, ये सारे मैंने स्ट्रैटेजिकली बनाया, और उसके बाद देखोगे अगर आप ऐसा करते तो आपको पता है कि जहां आप 7% रिटर्न्स जनरेट कर रहे थे 15 साल में, इसके थ्रू अगर आप निफ्टी 50 को ट्रैक करते तो आप 66.841% CAGR रिटर्न्स यानी एग्जैक्ट रिटर्न जनरेट करते। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो इसलिए देखो निफ्टी 50 को या PE को ट्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक सिंपल रूल है कि 24, जब भी आपका जो रेशो है 24 की वैल्यू को क्रॉस करता है, उस समय मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना, निकल जाना है। उस समय देखो होगा क्या, उस समय निवेशक और ज़्यादा पैसा लगाएंगे। आपके आसपास जो आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो और ज़्यादा निवेश कर रहे होंगे, या हर मार्केट में सब कोई अच्छी बातें कर रहा होगा। लेकिन उस समय बैलून में बहुत ज़्यादा हवा बढ़ गई है और आपको निकलना है। लेकिन जैसे ही मार्केट में डर है, सब लोग निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, बेच रहे हैं, आपको उस समय दोबारा निवेश करना है या एसआईपी में दोबारा स्टार्ट करनी है। तो यही है, स्ट्रैटेजिकली आपको एग्जिट करना भी उतना ज़रूरी है। जितना निवेश करना ज़रूरी है, निवेश में बने रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जिट करना। इसलिए टाइमली पीरियडिकली प्रॉफिट बुक करना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा निवेश करना। अदरवाइज़ अगर आप कंटिन्यूसली निवेश करते रहे, पीरियडिकली रिव्यू नहीं करते हो, प्रॉफिट बुक नहीं करते हो, तो आप उस सिनेरियो में 7-7.5% ही रिटर्न जनरेट करते। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते, टाइमली एग्जिट भी करते, सही समय पे निकलते भी, जिसका मेथड मैंने आपको बता दिया, तो आप कम से कम 50-60% का CAGR रिटर्न्स लेके जाते। तो आज का वीडियो का मेन मोटिव यही था, मैं आप लोगों को एक मैसेज पहुंचा पाऊँ कि भैया निवेश करना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म निवेश करना ज़रूरी है, लेकिन निकलना या प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप SIP लॉन्ग टर्म के लिए चला रहे हो, चाहे आप लमसम डाल रहे हो, चाहे इक्विटी में निवेश कर रहे हो। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पर मेरा 500 लाइक्स का टारगेट है। टारगेट को अचीव करने में मदद कर सकते हो, लाइक कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको डेटा सेंट्रिक वीडियोस में हमेशा बताता रहता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां भी पहुंचाना चाहते हो पहुंचा सकते हो, शेयर कर सकते हो, उनको फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो।
तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही था। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।